अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मौजूदा में खुश आमदीद। एक खत और एक मुलाकात। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब, नवाज शरीफ और इमरान खान, इन तीनों के दरमियान जो रस्साकशी है वो अब ना सिर्फ फैसला कुन मोड़ पर आ गई है बल्कि इक़्तिदार के खेल में शरीक ये तीन बड़े स्टेक होल्डर्स को अब वो तमाम पत्ते शो करना होंगे जो उन्होंने अपने सीने के साथ लगा कर रखे हैं, क्योंकि अगर इस मरहले पर भी क्लैरिटी नहीं आएगी तो फिर वो तमाम ख्वाब जो पाकिस्तान के सबसे बड़े पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ने देखे हैं उन ख्वाबों की ताबीर मिलना यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। कैसे? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि इक़्तिदार की खेल में मौजूद इस ट्राइका का पल्ला अब किसके हक में भारी होगा और इस ट्राइका के खेल के अंदर वो कौन से दो ऐसे फरीक होंगे जो अगर एक दूसरे के साथ मिल जाएं या अगर एक दूसरे की ही पीठ के अंदर खंजर भोंकने की कोशिश करें तो पूरे का पूरा निज़ाम ही तलपट रह जाएगा। ना सिर्फ ये बल्कि इस सूरत हाल में लाहौर में होने वाली एक मुलाकात भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है और ये मौजूदा पॉलिटिकल अरेंजमेंट को एक बहुत बड़ा सेट बैक देने की पोजीशन में भी है। सवाल ये भी है कि ये मुलाकात कब हुई, कहां पर हुई और इस मुलाकात के अंदर अहम तरीन फैसले क्यों किए गए और कैसे किए गए। क्या इस मुलाकात में आला तरीन सतह के ऊपर कोई पैगाम था वो पहुंचाया गया और किसी को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की गई, और इस सारी सूरत हाल के ऊपर बात करना और इन तमाम सवालात का जवाब हासिल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इस सारी गुफ्तगू से पहले उस ख़त का जिक्र करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो इस मौजूदा सूरत हाल में आखिरी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तौर पर इस्तेमाल होता हुआ नजर आ रहा है। और ये खत किसी और की तरफ से नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन हाल मुकीम अडयाला जे जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब की तरफ से तहरीर किया गया है। और इस खत का मुखातब कोई और नहीं बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब है। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल इस खत के अंदर 7 नकात उठाए गए हैं और ये सातों के सातों नकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉलिटिकल एजेंडे की तकमील में एक और संगे मील साबित हो सकते हैं। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, बल्कि ये नुक्ता भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि नवाज शरीफ साहब सोचते ही रह गए जबकि इमरान खान ने काम कर दिखाया। नवाज शरीफ साहब सोचते ही रह गए कि जनाब उन्होंने ये जो 6 जजेस ने खत लिखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और इसके अंदर जो कार्रवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इस कार्रवाई के अंदर नवाज शरीफ बतौर एक फरीक शामिल हों, जबकि इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम लिखे जाने वाले इस खत के दूसरे नुक्ते के अंदर ही ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस हैं इनके खत का ना सिर्फ मामला उठा दिया है बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस बात पर मजबूर करने की भी कोशिश की है कि जनाब इस मामले को आपको ना सिर्फ हैंडल करना है बल्कि जजेस के रास्ते में रुकावट बनने वाले तमाम जो रुकावटें हैं उनको दूर भी करना है। और इसके लिए इमरान खान साहब की तरफ से कुछ इम्पॉर्टेंट इशारे भी किए गए हैं जो बहुत ही ज़्यादा मानी खेज हैं। ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के ख़त का पहला नुक्ता ही इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जनाब इमरान खान साहब अपने पॉलिटिकल नैरेटिव पर किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं। ये जो ख़त उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा है इस ख़त के पहले नुक्ते के अंदर ही नैब की तरफ से जनाब नवाज शरीफ साहब को तोशा खाना केस में बरी करार देने के हवाले से जो उनकी रिकमेंडेशन है इसको न सिर्फ चैलेंज किया गया है बल्कि इस पूरी की पूरी कार्रवाई के ऊपर सवाल उठाया गया है, ये कहते हुए कि इस मुकदमे के अंदर 20 के करीब गवाह थे जिनमें से 15 गवाहों का बयान भी रिकॉर्ड हो चुका है। और इस सूरत हाल में नैब की पॉलिसी में तब्दीली इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इस वक्त ना सिर्फ हो रही है बल्कि इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के नतीजे में नवाज शरीफ को अदालती कार्रवाइयों से बरी कराने के लिए तमाम तर रियासती वसाइल और सरकारी पोजीशंस को इस्तेमाल किया जा रहा है जिसकी किसी भी तौर पर गुंजाइश नहीं। और मुंसफ़ आला होने की हैसियत से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को इस बात पर उनको जोर दिया गया है कि जनाब आपको चीफ जज होने की हैसियत से मातहत अदलिया में होने वाली इस तरह की अकरबा परवरी को ना सिर्फ उसको रोकना चाहिए बल्कि अगर इस तरह की किसी भी लेवल के ऊपर कोई एक्टिविटी हो रही है तो उस एक्टिविटी का रास्ता भी रोकना चाहिए, क्योंकि तोशा खाने से चाहे ज़ाती गाड़ी ली जाए या ज़ाती फ़ायदा लिया जाए, ये तमाम के तमाम जो इश्यूज़ हैं ये पाकिस्तान के जो जिसे हम कह सकते हैं रियासत के मफादात के ताबे हैं और
इसको किसी भी तौर पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से खत के दूसरे नुक्ते के अंदर जनाब इमरान खान साहब की तरफ से 6 जजेस के खत के मामले को उठाया गया है और इस बात का जिक्र किया गया है कि ये जो खत का मामला है इससे इस बात की तरफ इशारा होता है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशियल मामलात में मुदाखलत कर रही है और इंटेलिजेंस एजेंसियां मुबैना तौर पर एक जज के बेडरूम की खुफिया कैमरे से जासूसी भी करती है, जबकि एक और जज के रिश्तेदार को मुबैना तौर पर उठाकर तशद्दुद का निशाना भी बनाती है ताकि उनके खिलाफ किसी तरह का कोई बयान रिकॉर्ड किया जा सके। और ये 2 जजेस जो है ये एक हाई प्रोफाइल केस की समाअत पे मसरूफ थे और इन्हीं 2 जजेस को निशाना बनाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ कॉम्प्रोमाइज हो चुका है और इस निज़ाम इंसाफ को अब एक मुकम्मल ओवरहालिंग की ज़रूरत है। इसके साथ साथ खत के तीसरे नुक्ते के अंदर इमरान खान साहब बहावल नगर के वाक़े का हवाला देते हैं और बहावल नगर के वाक़े में इस बात का जिक्र करते हैं कि सिविलियन डोमेन के अंदर कानून की हुक्मरानी पुलिस की जिम्मेदारी है और पुलिस अपनी डोमेन के अंदर अपने फ़राइज़ की बजा आवरी के लिए उसे किसी भी और इदारे की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान की मुदाखलत ही क्यों ना हो, क्योंकि सिविलियन डोमेन के अंदर अफवाज पाकिस्तान की किसी भी सेक्शन की तरफ से किसी भी पुलिस के काम में रुकावट डालना इस बात की तरफ इशारा करता है कि पाकिस्तान में जंगल का कानून है और जंगल का जो शेर है या जंगल का जो हुक्मरान है वो जंगल के कानून पर ही अमल दरामद करता है और किसी और के सामने और या किसी और को अपनी ताकत को चैलेंज होता हुआ नहीं देख सकता। और यही वजह है कि बहावल नगर में भी जब जंगल के कानून को नाफज किया गया तो फिर जंगल के शेर ने आकर जो तमाम तर फैसले थे वो अपने हाथ में लिए और ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि जनाब इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर के अंदर जो उन्होंने अडयाला जेल में की थी और जिस तरीके से उन्होंने जनरल आसिम मुनीर साहब को जंगल का बादशाह करार दिया था, इमरान खान साहब अपने इस नए नैरेटिव को लेकर अब मैदान अमल में उतर चुके हैं और पाकिस्तान को एक जंगल से ताबीर कर रहे हैं और जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब को जंगल के बादशाह से ताबीर कर रहे हैं और अब उनका अगला जो इस्तारा है वो जंगल के बादशाह के लिए होगा। और फिर वो इसी खत के अंदर इस बात का जिक्र भी करते हैं कि वो जो नामालूम थे अब वो नामालूम होते हुए भी सबके सामने हैं और वो अब नामालूम नहीं बल्कि उनके बारे में सबको सब कुछ मालूम है। तो इसका मतलब ये है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से अपने नैरेटिव को और ज़्यादा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके रास्ते में जो रुकावटें हैं वो दूर हो सके। इसी तरीके से खत के चौथे नुक्ते के अंदर इमरान खान साहब जो है वो 9 मई के वाक़यात का जिक्र करते हैं और इस बात का जिक्र करते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उनके दर्जनों मुकदमात ज़ेर समात हैं और दर्जनों मुकदमात ज़ेर समात होने के बावजूद भी उन मुकदमों को समात के लिए नामंजूर किया जा रहा है और ना ही उन मुकदमात के फैसले किए जा रहे हैं, जबकि ये तमाम के तमाम मुकदमात मार्ज़े इल्तवा में हैं। जो इंसाफ के बुनियादी जो पहलू है यानी फौरी इंसाफ उसको कंप्रोमाइज करता है। लिहाजा उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब से इस बात की इस्तदा की है कि गफलत के मुर्तकिब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब के खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई की जाए बल्कि उनका ये भी कहना है कि ये दीदा दानिस्ता तौर पर उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। और वो इस बात का इजहार भी करते हैं कि जनाब ये जो निज़ाम इंसाफ है ये पहले ही टूट फूट का शिकार था लेकिन अब ये निज़ाम इंसाफ मज़ीद टूट फूट का शिकार हो गया। और वो ये अल्फाज इस तरीके से अदा भी करते हैं कि मैं अपने दिल से ये भी मानता हूँ कि 90% से ज़ायद लोग जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में से मेरी गैर कानूनी और गैर आइनी गिरफ्तारी की वजह से मुजाहिरों से मुंसलिक तशद्दुद, आतिशजनी और लूट मार के वाक़यात के लिए कैद और ट्रायल से गुजर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि 9 मई का वाक़यात इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद हुआ और इन वाक़यात में ना सिर्फ आतिशजनी के वाक़यात हुए बल्कि जलाओ घेराव के वाक़यात हुए। अलबत्ता इसी पैराग्राफ में इसी नुक्ते के अंदर इमरान खान साहब आगे जाकर इस बात का इजहार करते हैं कि ये जो वाक़यात थे इन वाक़यात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान
लफ्ज़ नहीं थे, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ पुरअमन एहतजाज कर रहे थे और पुरअमन एहतजाज करना उनका हक है और इस हक को अवेल करने और अपने इस डेमोक्रेटिक राइट को एक्सरसाइज करने के जुर्म में उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि जंगल के बादशाह को ये सूरत हाल काबिल कबूल नहीं है। इसी तरीके से इमरान खान साहब खत के अगले नुक्ते में चीफ कमिश्नर रावलपिंडी के हवाले से जो उनके बयानात थे या उनके जो इंकशाफात थे उसका जिक्र करते हैं और वो ये कहते हैं कि चीफ कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन ने 8 फरवरी को इंतखाबी नताइज में हेरा फेरी की जिम्मेदारी को कबूल करते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। रावलपिंडी डिवीजन के 5 अजला अटक, रावलपिंडी, जेलम और चकवाल, जिनमें कौमी असम्बली की 13 और पंजाब असम्बली की 26 नशिस्तें हैं, और उनका ये कहना था कि इन हलकों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 70 हज़ार वोटों की लीड से जीत रहे थे, जिनको बाद में इलेक्शन मैनेज करके हराया गया। और उनका ये भी कहना था कि ये जो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद हैं, इनको अब तक गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है ताकि उनसे मन मर्जी के बयानात को लिया जाए और इनको किसी भी आला तरीन अदालत के रूबरू पेश नहीं किया जा रहा। और इसके साथ साथ कल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात पर भी असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है, और ऐसा होना पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा। खत के छठे नुक्ते के अंदर इमरान खान साहब इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि 8 फरवरी के इंतखाबात आईनी शराइत के तहत नहीं हुए, और इस हवाले से तहरीक इंसाफ की तरफ से मुख्तलिफ दरखास्तें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त ज़ेरे इल्तवा हैं। और अब 2 माह से ज़ायद का अरसा गुजरने के बावजूद भी इन दरखास्तों की समाअत नहीं हो सकी, और ख़ास तौर पर इस हवाले से जो फैसले हैं जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से हैं, वो भी ना सिर्फ असरअंदाज हुए हैं बल्कि एक मरतबा इस असूल को जो है वो तय किया गया कि जनाब नामुकम्मल ईवान के अंदर जो है वो हल्फबर्दारी नहीं हो सकती, जबकि इसी तरह की कार्रवाई जब पेशावर के अंदर की गई तो ये कहा गया कि जनाब ये कार्रवाई जो नामुकम्मल ईवान के अंदर होनी चाहिए थी, इसके रास्ते में रुकावट बनी गई। उनका जनाब ये कानून के अंदर ये जो फैसलों के अंदर ये जो तकसीम है ये बहुत ही ज़्यादा काबिल मुज़म्मत है, और उनका ये कहना था कि जनाब इस तरह की सूरत हाल को हमें अवॉइड भी करना चाहिए। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जनाब काजी साहब को इस सारी सूरत हाल में ना सिर्फ लीड फ्रॉम द फ्रंट करना चाहिए बल्कि अपने जमहूरी प्रिंसिपल्स के ऊपर असरअंदाज होना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे जब उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में साबिक गवर्नमेंट की तरफ से रेफरेंस फाइल किया गया था और उन्हें रियासती गज़ब का सामना करना पड़ा था, और उस वक्त जो उन्होंने फसाहत और बलागत का मुजाहरा किया था और जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी के लिए जो आवाज़ उठाई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने पाकिस्तान के आइन की गोल्डन जुबली तकरीबात में नेशनल असम्बली ऑफ द पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बुक को हाथ में उठाकर जिस रिजॉल्व का इजहार किया था, उम्मीद की जाती है कि जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब उसी रिजॉल्व पर अमल करेंगे। यानी एक जानिब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब पर इमरान खान साहब की तरफ से एतराज़ात भी किए जा रहे हैं और दूसरी जानिब काजी फायज ईसा साहब से रेमेडी भी मांगी जा रही है, और कैरेट एंड स्टिक इमरान खान साहब की एक स्टेटेड और प्रिंसिपल स्ट्रेटजी है जिसके ऊपर इमरान खान साहब मुसलसल अमल दरामद करते आए हैं और वो मुकम्मल अमल दरामद करते रहेंगे। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ इमरान खान साहब की तरफ से जिस बात का इजहार किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा मानी खेज है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के सियासी हालात में इस मुतालबे की अभी कोई गुंजाइश बनती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये जो इक़्तिदार की रस्साकशी है ये अब फाइनल स्टेजेस पर आ रही है। क्योंकि एक जानिब इस बात की तवक्को की जा रही है कि कुछ और स्टेक होल्डर्स या कुछ और खैर खा जो है वो मैदान अमल में आ गए हैं और वो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की सुलह कराने जा रहे हैं, तो इस सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून के ऊपर दबाव बढ़ना या मुस्लिम लीग नून की तरफ से फ्रस्ट्रेशन का इजहार कुछ ज़्यादा मानी खेज नहीं होना चाहिए। और यही वजह है कि मैं मुसलसल इसी प्लेटफॉर्म पर आपके साथ इस खबर का जिक्र करता हूँ। अभी हालिया दिनों में मैंने 1 से ज़ायद मरतबा ये खबर आपके साथ शेयर की है कि इसी वीकेंड पे लाहौर में एक अहम मुलाकात होनी है, और इस अहम मुलाकात के बाद ही नवाज शरीफ साहब
साहब की तरफ से कुछ अहम इक़दामात लिए जाने थे। और ये बात मैं आपको बता दूं कि जनाब वो मुलाकात जो जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा था, वो मुलाकात हो गई है, आज लाहौर में हुई है और जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हुई है। जनाब साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के साथ जाती उम्रा में इस मुलाकात में सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया है और मुख्तलिफ पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज़ के ऊपर भी तबादला ख्याल किया गया है। और इसके साथ साथ जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई है, उसके मुताबिक साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने पाक सऊदी ताल्लुकात, हालिया दहशतगर्दी और अवामी मनसूबों समेत दीगर मामलात पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए हुकूमत जो कुछ कर सकी वो करेगी। इसका मतलब ये है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून पर यह दबाव बढ़ता चला जा रहा है कि महंगाई बहुत बड़ा इशू है। ना सिर्फ ये बल्कि इस प्रेस रिलीज के अंदर इस बात का इजहार भी है कि माशी सूरत हाल को बेहतर बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। और ये वही सूरत हाल है जिसका जिक्र मैंने एक वीडियो में किया था, जिसका थंबनेल आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि शहबाज शरीफ साहब का इस्तीफ़ा ना सिर्फ टाइप करा लिया गया है बल्कि उसको प्रिंट करा लिया गया है। और इस मरतबा जो मुलाकात होगी वज़ीर आज़म की नवाज शरीफ साहब के साथ, उस मुलाकात में शहबाज शरीफ साहब को ये बात बावर कराई जाएगी कि जनाब आप वज़ीर आज़म होते हैं, लिहाजा आपको पाकिस्तान की आवाम को की मुश्किलात को कम करने के लिए आपको फोकस होना चाहिए, आपको पाकिस्तान की मईशत को ट्रैक पर डालने के लिए फोकस होना चाहिए। लिहाजा आप इन तमाम अहम तरीन इशूज़ पे इन्वॉल्व होने की वजह से पार्टी के मामलात को नहीं देख सकते। लिहाजा बेहतर ये है कि आप पार्टी से इस्तीफ़ा दे दें, पार्टी सदारत से इस्तीफ़ा दे दें, ताकि नवाज शरीफ साहब एक मरतबा फिर पार्टी सदर के ओहदे को संभाल सके। और इस मीटिंग में इस हवाले से ना सिर्फ तबादला ख्याल होना था बल्कि इस हवाले से कुछ टाइम लाइन्स का तयन भी होना था। और मुमकिन तौर पर शायद ये मुलाकात में इस हवाले से जो कोई हतमी जिसे हम कह सकते हैं कोर्स ऑफ एक्शन, उसको तय कर लिया गया हो। इसका मतलब ये है कि इस वक्त हमारे जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तानी सियासत के या इक़्तिदार के, उसके अंदर ये बात जो है वो अब आ चुकी है कि इस इक़्तिदार के खेल के अंदर कुछ नई तब्दीलियां होने जा रही हैं। इस वक्त के जो मातून हैं, हो सकता है कि वो कल के लिए जो है वो मतलूब हो जाए, या वो तमाम लोग जो इस वक्त दिल के करीब हैं वो आने वाले कल में दिल से दूर हो जाए। लिहाजा इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए स्टैंडिंग्स को पर असर ना सिर्फ गौर करना पड़ेगा बल्कि अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज को भी रिविजिट करना पड़ेगा। और लग ऐसे रहा है कि ये वो टाइम आ गया है जब इस पावर गेम के तमाम फरीकैन को जो अपने कार्ड्स सीने के साथ लगा कर खेल रहे थे, उनके लिए ये अब मौका है कि जनाब वो अपने पत्ते शो करें। क्योंकि अब अगर वो पत्ते शो ना किए तो वो शायद गेम से आउट हो जाएं, चाहे वो कोई भी हो इन तीन में से जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया है। और इक़्तिदार के खेल से कोई आउट होना नहीं चाहता, लेकिन किसी एक को आउट होना पड़ेगा। और वो आउट कौन होगा, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। अपनी राय ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।